अस्सलाम वालेकुम। तो इस टेस्ट में हमने आज विटामिन्स और एंजाइम्स के एमसीक्यूज दिए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा जो विटामिन्स और एंजाइम्स के एमसीक्यूज से वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई की कि क्लिनिकल और जो बार बार पूछे जाते हैं वो दिए जाए। तो मुश्किल भी कुछ लगे होंगे, बट विटामिन्स के मैं आपको वो पॉइंट्स बताता जाऊंगा जो कि आप देखेंगे रिपीटेडली वही प्रॉफ में बार बार पूछे जाएंगे। तो अब हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें याद रखिएगा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन में खास तौर पे वाटर सोल्यूबल विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। फैट सोल्यूबल से भी आते हैं बट वाटर सोल्यूबल से प्राइमरीली आते हैं। और जो एंजाइम्स है इसके एज अ मेडिसिनल यूज और इसका एज अ इंडिकेटर आपको कम होते हैं। A 52-year-old woman present with the fatigue of several month duration. Blood studies reveal a macrocytic anemia. तो macrocytic anemia आप जब भी सोचते हैं तो आप लोगों को दो चीजें आती है कि इनमें से एक चीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड में भी आप मैक्रोसिटिक एनीमिया देखते हैं और विटामिन B12 में भी। बट हम इस सिनेरियो को पढ़ेंगे कि इसमें बेहतर आंसर क्या है। रिड्यूस लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, elevated level, अब reduced level of hemoglobin is showing that it is anemia. आपको पता है एनीमिया में हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज होता है। Elevated level of homocysteine and the normal level of methyl malonic acid. तो याद रखिएगा जब भी होमोसिस्टीन रेज्ड हो तो दो चीजें हो सकती है। इसमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है या B9 की। बट जो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है नॉर्मल लेवल ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड, जब हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो हमारे पास अगर होमोसिस्टीन ज्यादा तो मिथाइल मेलोनिक एसिड भी ज्यादा होता है। अगर सिर्फ होमोसिस्टीन ज्यादा है और मिथाइल मेलोनिक एसिड ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास फोलिक एसिड या विटामिन B9 जिसको कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी है। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है विच इज विटामिन B9। अब इसमें हम देखते हैं कि ये आप एक रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट हो रही है। तो अब होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा है। होमोसिस्टीन कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास ये जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये B9 होता है, ये भी रिक्वायर है। और आप ये देख सकते हैं मिथाइल B12 तो ये भी रिक्वायर है। यानी हमारे पास अगर होमोसिस्टीन एलिवेटेड है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकता है हो या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी भी हो सकता है। बट अगर हमारे पास फिर हम देखते हैं मिथाइल मेलोनिक एसिड, अगर मिथाइल मेलोनिक एसिड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल है तो इसका मतलब है विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से ये कॉल हुआ है। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है और ये एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है। इसमें भी आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड ज्यादा करती है। होमोसिस्टीन ज्यादा है तो हम में दोनों हो सकता है विटामिन B12 या फॉलिक एसिड दोनों। और अगर हमारे पास होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड दोनों ज्यादा है तब विटामिन B12 है। तो ये तीनों डिफरेंट सिनेरियोज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, पीपल कंज्यूमिंग पॉलिश्ड राइस एज अ स्टेपल फूड आर प्रोन टू। सो पॉलिश्ड राइस के बारे में आप लोगों ने बहुत देखा होगा बहुत जगह पे एमसीक्यूज कि ये हमारे पास थायमीन की डेफिशिएंसी करवाता है। तो थायमीन की डेफिशिएंसी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हमारे पास फर्दर बेरी बेरी कॉज करवाती है। तो इसका राइट आंसर था बेरी बेरी। और ये बेरी बेरी का सिनेरियो और पेलेग्रा का सिनेरियो ये दोनों बहुत ज्यादा कॉमन है और ये बहुत ज्यादा 3Ds पेलेग्रा में आप पढ़ते होंगे। ये डिफरेंट सिनेरियोज है। 3Ds वाला सिनेरियो कि कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी है, बेरी बेरी किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, पेलेग्रा किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी करवाती है बेरी बेरी और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी जो पायरोडॉक्सिन है वो करवाती है प्लेग्रा। तो इसका आंसर था अल्फा। और ये सारे एमसीक्यूज अब वो सिनेरियो बेस में दे देते हैं या डिफरेंट तरीके से पूछ लेते हैं बट चीजें कॉमन ही रहती है। या बेरी बेरी आ जाएगा या वर्निक एंसेफेलोपैथी आ जाएगी, वो आगे आप देखेंगे प्लेग्रा आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा वो ऐसे एमसीक्यूज है जो बार बार आप देखेंगे पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं एंजाइम के एमसीक्यूज की तरफ। LDH आर द मोस्ट यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज। तो एक बात याद रखें, आप देखते हैं कुछ इंडिकेटर्स पढ़ते हैं कि ये एंजाइम इस डिजीज में ज्यादा हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली ये हमारे पास जो एंजाइम्स या आइसो एंजाइम्स होते हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास किसी जगह पे कोई ऑर्गन का डैमेज होता है
उसकी इन्फार्क्शन होती है, तो क्या होगा, ये एंजाइम सेल से बाहर आ जाते हैं। ये वैसे तो आमतौर पे सेल के अंदर है, हमारे ब्लड में फ्रीली नहीं घूम रहे, बट किसी चीज का डैमेज होता है तो ये एंजाइम बाहर आ जाते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि ये वाला अगर एंजाइम ज्यादा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये एंजाइम किस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, और वो इंडिकेट कर देता है कि उस ऑर्गन का यानी डैमेज हुआ होगा, उसके सेल डैमेज हुए होंगे, इस वजह से ये एंजाइम ज्यादा है। तो एलडीएच अब हमारे पास कहाँ पे ज्यादा होता है? एलडीएच के 5 आइसोजाइम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एलडीएच का कौन सा एलडीएच किस केस में ज्यादा होता है, वो आगे आएगा। इसमें याद रखना है कि हार्ट की डिजीज में जो है एलडीएच ज्यादा हुआ होता है। अब ये 5 आइसोजाइम्स है, इसमें LDH1 और LDH5 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो आपने फिंगर टिप्स पे रखना है। जो हमारे पास LDH1 है ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हम देखते हैं, और जो LDH5 है ये स्केलेटल मसल की डिजीज या लिवर की डिजीज। इसका क्या मतलब है, जो LDH5 है ये हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होगा और हमारे लिवर के सेल्स में प्रेजेंट होगा। उनका किसी का डैमेज होता है तो LDH5 ब्लड में आ जाएगा। इसी तरह LDH1 हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो हमारे हार्ट के कुछ मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर्स को हमेशा याद रखना है। एक होता है CKMB, एक होता है LDH1 और एक होता है ट्रोपोनिन आई। ये 3 मार्कर्स कार्डियक मार्कर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो इसकी डिफरेंट आपको टाइम पीरियड बुक में लिखे होंगे, वो याद रखना है कि वाइवा में भी पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें LDH1 और LDH5 आप लोग ने अच्छी तरह याद रखना है। The next MCQs, which of the following is seen by an emergency room physician is most likely caused by enzyme denaturation? तो एंजाइम के बारे में MCQs था, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा लगा हुआ है। तो अल्फा किस तरह आंसर है ये मैं अब आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा में लिखा हुआ है कि उसको गैस्ट्रिनोमा था जिसकी वजह से वो डायरिया की कंप्लेन से आया। तो गैस्ट्रिनोमा में क्या होगा, गैस्ट्रिनोमा में होता है इसका गैस्ट्रिन सिक्रीशन ज्यादा हो गया होगी। गैस्ट्रिन एक एंजाइम है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा, ये इसकी जब सिक्रीशन ज्यादा होगी ये गैस्ट्रिक एसिड और हमारे पास जो HCl है उसकी सिक्रीशन ज्यादा करेगा। अब ये हाई पीएच उसकी पीएच को हाई कर देगा, और जब उसकी पीएच को हाई करेगा फर्दर जब हमारे पास यही फूड जाएगा, अब ज्यादा एसिड कंटेंट के साथ ज्यादा गैस्ट्रिक जूस के साथ ये जाएगा ड्यूडेनम में जो कि स्टमक के आ गया। उधर आने होते हैं हमारे पास पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिक पीएच में वर्क करते हैं। अब हमारे पास पीछे से एसिडिक फूड आ रहा है और हमेशा एसिडिक ही आता है, बट इसमें कुछ ज्यादा ही एसिडिक आ रहा है, तो वह क्या करेगा, वो उसकी पीएच को बेसिक होने नहीं देगा। और जब उसकी प्रॉपर पीएच बेसिक नहीं होगी तो मोस्टली जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है वो वर्क नहीं कर पाते प्रॉपरली। अगर पेंक्रियाटिक एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, फूड पार्टिकल की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, और जब फूड पार्टिकल की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उनकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी, और जब उनकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएंगे और डायरिया होता है। हमारे फूड में बहुत सी ऐसे चीजें होती है जो कि ऑस्मोटिकली एक्टिव होती है, जो अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करती है, तो इस वजह से जो डिफरेंट सिक्रीशंस है वो ज्यादा हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट डायरिया हो जाता है। तो बेसिकली ये डिसरप्ट कर रहा है हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को, जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। तो गैस्ट्रिनोमा के केस में ये कॉमन है। तो ये एंजाइम की डीनेचुरेशन बेसिकली कर रहा है। तो एंजाइम की डीनेचुरेशन किस तरह हो रही है, अब हाई पीएच है, जब वो जाएगी तो जिन एंजाइम ने हमारे पास बेसिक पीएच पे वर्क करना था, लो पीएच है सॉरी, एसिड लो पीएच करता है, जिन एंजाइम ने हाई पीएच पे वर्क करना था, बेसिक पीएच पे वर्क करना था, अब वो सारे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हो, डायरिया हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। नेक्स्ट इज इन द यूएस हु इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी। सो स्कर्वी आप लोगों ने याद रखना है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, और ये बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है। विटामिन सी आपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा और उधर पढ़ा होगा कि विटामिन सी रिक्वायर होता है कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए, और अगर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की कमी हो जाती है तो एज अ रिजल्ट स्कर्वी हो सकता है। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हम आगे पढ़ेंगे विटामिन सी की डेफिशिएंसी में कि हमारे पास कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। सबसे ज्यादा इसमें ब्लीडिंग का बहुत खतरा हो जाता है, जिंजिवाइटिस, पिटाई की डिफरेंट चीजें होती है, इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रॉपर नहीं बन रहा होता।
तो ये किस में सबसे ज्यादा होने के चांसेस है? तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें जो लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक होते हैं इनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनको स्कर्वी हो जाए। लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक के अलावा लॉन्ग टर्म अल्कोहल का दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विटामिन सी के आप लोगों ने देख लिया, एक हमेशा याद रखना जो अल्कोहल है वो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी भी करवाता है और वो बहुत ज्यादा कॉमन है और वो आगे हम पढ़ेंगे। और वो बार बार सिनेरियोज में मेनली जो अल्कोहल की वजह से जिस विटामिन की डेफिशिएंसी आप बार बार देखेंगे वो विटामिन बी1 होगा मेनली। इसके अलावा भी करवाता है, विटामिन सी की भी करवाता है, बट विटामिन बी1 की बहुत मेजर है। नेक्स्ट इज कैरियोटिन फॉस्फोकाइनेज इज एन आइसोएंजाइम। तो मैं आप लोग को अभी पीछे बताता हूँ हार्ट के बारे में 3 एंजाइम्स याद रखने हैं। एक सीकेएमबी जो कि कैरियोटिन फॉस्फोकाइनेज होता है और वो किस में ज्यादा होता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। तो ये एक टेबल है, इसकी फर्दर 3 आइसोएंजाइम्स है। एक एलडीएच के आइसोएंजाइम्स याद होने चाहिए, एक इसके आइसोएंजाइम्स याद होने चाहिए, बार बार पूछे जाएंगे। इसमें भी जो सीकेएमबी है जो कि आप देख सकते हैं सीके2 के नेम से है, ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मार्कर है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का क्या मतलब है? कि ये एकदम जो हार्ट अटैक होता है, ये नहीं क्रॉनिक होता है कि लंबे अरसे पहले उसको कभी हुआ था, उसके लिए नहीं, एक्यूट के लिए होता है कि एकदम किसी को हार्ट अटैक हुआ, ईसीजी चेंजेस बेहद नॉर्मल होगी, जबकि वहां पे भी एसटी एलिवेशन नजर आ जाएगी, बट ये मार्कर करवाते हैं और मार्कर से हमें उसी टाइम पता लग जाता है कि ये एक्यूट अटैक हुआ है। हो सकता है कि उसकी एसटी एलिवेशन पहले, मतलब उसको हार्ट अटैक पहले भी कभी हुआ हो, उसकी वजह से उसकी ईसीजी में अभी भी एसटी एलिवेशन परसिस्ट कर रही हो, जो कि होता है बहुत सी ईसीजी में। बट हम ये मार्कर करवाएंगे तो ये हमें बताएगा कि इसको अभी करीब करीब ही हार्ट अटैक हुआ है, तो ये हमें पता लगता है। सो सीकेएमबी जो सीके2 है ये याद रखना है। सीके1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सीएनएस की डिजीजेज में, हमारे ब्रेन की डिजीजेज में ज्यादा होता है, तो ये 2 याद रखने हैं। जो थर्ड है ये हमारे पास मसल्स में प्रेजेंट होता है, ये मायोकार्डियम में भी प्रेजेंट होता है, तो ये इतना ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं हमारे पास कर पा रहा होता कि हम ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले एमसीक्यू पे। अब इस सिनेरियो को आप लोग गौर से पढ़ें कि इस सिनेरियो में क्या क्या बताया गया हुआ है। अ 40-year-old मैन विद 20-year हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूज। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है अल्कोहल अब्यूज इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड बिकॉज ही वाज डिफिकल्टी टू अराउंड। अब अल्कोहल अब्यूज याद रख लिया, अब आपको मैं जो सिम्टम्स बताने लगा हूँ वो याद रखने हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं एग्जामिनेशन शोज सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट एंड एटेक्सिया ऑफ बोथ द अपर एक्सट्रीमिटीज। एटेक्सिया में बहुत सी कंडीशन आती है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एटेक्सिया में इनकोऑर्डिनेशन हुई होती है, आईज की टू एंड फ्रो मोशन हो रही होगी, जो हमारे पास जो पेशेंट आता है ना वो गिर रहा होगा, अल्कोहल में आपको पता है वैसे भी गिर रहा होता है, एटेक्सिया में भी यही हो रहा होता है। फिर इसमें अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है लिम्स की। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक विटामिन से हमेशा याद रखने एसोसिएटेड है, वो है हमारे पास विटामिन बी1। तो ये हमारे पास बेसिकली कौन सी चीज है? ये हमारे पास होती है वर्निकीज इंसेफेलोपैथी। अब इंसेफेलोपैथी क्या होती है? ये ब्रेन से रिलेटेड कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, कोई डिजीज ब्रेन के रिलेटेड है, उसको हम इंसेफेलोपैथी कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो क्रोनिक अल्कोहल यूजर्स होते हैं ना, उसमें थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। थायामीन की डेफिशिएंसी की ये कुछ आपको जो मैंने बताया है कि टू एंड फ्रो मोशन और योगी एटेक्सिया, वो बंदा गिर रहा होगा, वो प्रॉपर बोल नहीं रहा सक रहा होगा, मतलब स्लर्ड स्पीच, लड़खड़ाती हुई आवाज, इस तरह मतलब लड़खड़ा रहा होगा, चलने में भी लड़खड़ा रहा होगा। तो ये कुछ इंडिकेशंस है कि उसमें हम देख सकते हैं कि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी तो नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये भी वैसे ही सिनेरियो आपको लग रहा होगा, बट इसमें कोई और विटामिन इन्वॉल्व है, तो इस वजह से हमने याद रखना था विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी रीजन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट की? अगर आप लोग 2 मिनट सोचें कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम विटामिन को इतना जोर दे रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन इज कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने पड़ते हैं। अब हम अगर हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हम एक्सटर्नल सोर्सेज से प्रॉपर नहीं ले रहे, या हम कुछ इस तरह की चीज ले रहे हैं जो प्रॉपर एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहा था उसको डिसरप्ट कर रही है। विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत आगे डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकती है। मैं ये एमसीक्यू से पहले 2 चीजें क्लियर कर दूं। फैट सोल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन होती है, जबकि हमारे हो सकती है, बट वाटर सोल्यूबल की कॉमन नहीं इतनी होती।
उसकी रीजन आगे एमसीक्यूज में आएगी, तब तक आप लोग सोच सकते हैं कि क्या होगी, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है। अब इस एमसीक्यूज को देखते हैं। A 73-odd-year woman to the physician because of a 2-month history of diffuse weakness and tingling of her arms and leg। यानी उसको वीकनेस फील हो रही है, और टिंगलिंग का क्या, जैसे आपको होता है ना मुझे सुइयां चुभ रही हैं, इस तरह पेशेंट कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ चुभ रहा है, जैसे कीड़ियां मेरे जिस्म पे फिर रही हैं। दिस इज सेंसेशन, जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है। नी और एंकल डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एग्जैजरेटेड। ये आप लोग नेक्स्ट ईयर में सीएनएस में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारा सीएनएस, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट आप लोग को हल्का सा मैं बता देता हूँ। ये कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए हम चेक करते हैं। अब सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन एंड पोजीशन इज डिक्रीज, उस बंदे को वाइब्रेशन और सेंसेशन, अब याद रखना अगर टिंगलिंग हो रही होगी, उसको न्यूरोलॉजिक ऐसे फील हो रहा होगा कि मेरे जिस्म पे कोई कीड़ियां चल रही हैं, सुइयां चुभ रही हैं, और उसको ये फील होगा कि उसकी सेंसेशन जो है वाइब्रेशन, उसकी जो टच की सेंसेशन है वो लॉस हो रही है, तो आपका जहन जाना चाहिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की तरफ। अब दोनों में अब डिफरेंस अब आपको याद होना चाहिए कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे उसमें क्या हो रहा था, एटेक्सिया, वो गिर फिर रहा था, उससे बॉल प्रॉपर नहीं हो रहा था, उसकी आईज की मूवमेंट बड़ी डिस्टर्बेड थी, मतलब वो सारी इस तरह की चीजें हो रही थी। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में उसमें क्या हो रहा है कि उसको इस तरह हो रहा है कि पैरास्थीसिया, जिसको कहते हैं सुइयां चुभ रही है लग रहा है, या वाइब्रेशन की सेंस नहीं प्रॉपर, पोजीशनिंग की सेंस नहीं प्रॉपर, तो इसमें सब कुछ ये हो रहा है। अब ये कुछ है विटामिन B12 के, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ जो हमेशा याद रखना, बिकॉज ये हमेशा काम आने वाली है। विटामिन B12 की सबसे पहली बात, इसकी डेफिशिएंसी जल्दी नहीं होती। उसकी रीजन, ये हमारे लिवर में बहुत ज्यादा स्टोर्ड होता है। विटामिन B12 अगर हम कंटिन्यूसली नहीं खाते तब इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, और वो भी सालों में होती है, एकदम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है, वो आके कहता है मैं वेजिटेरियन हूँ, आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सोच सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आके कहता है कि मेरे मैदे का ऑपरेशन हुआ है, मेरी गैस्ट्रेक्टमी हुई है, मेरा जो स्टमक है वो रिमूव हुआ है, तब भी आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सोच सकते हैं। उसकी रीजन, क्योंकि जो आपका गैस्ट्रिक, जो आपका स्टमक है, उसमें पैराइटल सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। तो ये चीजें अगर आपको नजर आ रही है ना पेशेंट में, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अदरवाइज विटामिन B12 इतना ज्यादा लिवर में स्टोर होता है कि अगर आप 1 साल या 2 साल भी इवन विटामिन B12 की इंटेक नहीं करेंगे ना, तो आपकी डेफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन बाद में फिर हो सकती है। अब ये आपको मैंने दिखा दिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट है विजुअल प्रॉब्लम्स भी इसमें आ जाती है। विजुअल प्रॉब्लम्स विटामिन B1 में भी आ रही थी। मेमोरी लॉस, पिन्स एंड नीडल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन नेक्स्ट थिंग, अब इसमें भी विटामिन B12 आप देख रहे होंगे, विटामिन B9 बहुत जगह पे आना है, फोलिक एसिड, विटामिन B12 बहुत जगह पे आना है। जो काफी ज्यादा सीवियर कंडीशंस है उधर विटामिन B1 बहुत पूछा जाता है, और विटामिन B6 बहुत पूछा जाता है। ये 4 वाटर सोल्युबल विटामिन है which are repeatedly asked in viva, which are repeatedly asked। कोई ऐसा वाइवा नहीं होगा जिसमें विटामिन से ना पूछा जाए, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें विटामिन से ना पूछा जाए। आपकी पूरी क्लिनिकल लाइफ में विटामिन ने आपका साथ नहीं छोड़ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें बताता हूँ, योर फ्रेंड एना हु इज कंज्यूमिंग अ वेजन डाइट, इस डाइट में यानी उसका मीट नहीं है, अगर वो कह दे वेजिटेरियन है यानी वो मीट नहीं खाती। इस वेजन डाइट में भी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, सब्जियां होती है, फ्रूट होता है, बट विटामिन B12 तो एनिमल सोर्सेज से जाना होता है। एनिमल जो आप मीट खाते हैं मेनली उसमें होता है। has not feeling well lately, he has been suffering from numbness and tingling in the hands and the feet। अगेन आपने वो सिम्टम्स देख लिए, numbness and tingling, यानी उसको वही जो मैंने पहले पीछे सिम्टम्स सारे बताए, वीकनेस एंड कंफ्यूजन। तो ये कॉमन सिम्टम्स ये विटामिन B12 में बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि B1 से किस तरह डिफरेंट है। What could be the cause of her symptoms? तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन देख सकते हैं। अल्फा ऑप्शन में बताया हुआ she is probably suffering from vitamin B12 deficiency because this vitamin is only found in the animal product। So you have to remember this thing कि विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट से आएगा। अगर एनिमल प्रोडक्ट वो खा ही नहीं रही तो उसमें विटामिन B12 नहीं आएगा।
तो ये मोस्ट लाइकली है कि इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। आप इसकी ब्लड रिपोर्ट करवाएं, आप ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नजर आ जाएगा। आप इसका यूरिन चेक करें, यूरिन में आपको नजर आ जाएगा मिथाइल मेलोनिक एसिड ज्यादा है। तो ये सारी आपसे कोई भी टीचर पूछ सकते हैं आप कैसे अब आगे क्या कर सकते हैं कि दिस इज वेरी कॉमन कि आप बड़ा इजीली चेक कर सकते हो। आप मिथाइल मेलोनिक एसिड का यूरिन में लेवल चेक कर लो, आप उसका ब्लड देख लो, उसका एमसीवी ज्यादा हुआ होगा। नॉर्मल एमसीवी 100 फेम्टोलीटर तक होता है, तो इसका ऑलमोस्ट 115 तक भी समटाइम्स पहुंचा होगा। तो ये इस तरह ये क्लिनिकली रिलेटेड है। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग क्लिनिकली एज वेल, क्योंकि आप लोगों ने आगे काम यही आना है। रट्टा मार लेंगे कोई फायदा नहीं। देखें कि जो चीज कॉमन है, तो 2 विटामिन आप लोग, 4 विटामिन, विटामिन B9, B12, विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन B1, ये तो बहुत अच्छे से करना। For a healthy pregnancy in the baby, which nutrient can cause birth defect if the mother get too little of it before and early pregnancy? तो ये आप एम्ब्रियो में बहुत पढ़ते हैं, एम्ब्रियो में पढ़ते हैं कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। एक बात याद रखनी है, बर्थ डिफेक्ट्स ना मोस्टली तब कॉमन होते हैं जब ना स्टार्ट में जो पहले होते हैं ना एम्ब्रियोनिक पीरियड, पहले 8 जो हफ्ते होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं। उसमें से भी जो पहले जो हमारे पास होते हैं ना 3 से 4 हफ्ते, वो और ज्यादा क्रूशियल होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है आप पढ़ेंगे, न्यूरलेशन हो रही होती है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड बन रही होती है, आप पढ़ते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो अगर तो विटामिन B9 विच इज फॉलिक एसिड, इसका आंसर फॉलिक एसिड है, इसकी डेफिशिएंसी हुई हो, ऑल्दो इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती जल्दी, लेकिन हम जब प्रेग्नेंट लेडी होती है पता लगता है कि प्रेगनेंसी है, इसको जो उसको ये दवाई दी जाती है फीमेल को कि ये विटामिन B9 की मेडिसिन लें, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसने नुकसान कोई नहीं पहुंचाना है सच। लेकिन ये अगर नहीं आप लेंगे और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बच्चे की जब न्यूरलेशन हो रही होगी तो उसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, और स्पाइना बाइफिडा के मोस्ट कॉमन चांसेस। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज अ वेरी 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 डेंजरस थिंग। तो ये मेडिसिन सजेस्ट करनी होती है, तो ये बात याद रखनी है, इसलिए फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड का आप लोग 2 चीजें हमेशा याद रखनी है फॉलिक एसिड की। एक फॉलिक एसिड की एक ये बात याद रखनी है कि जब भी हमने फॉलिक एसिड है तो वो प्रेगनेंसी में लाजमी देना होता है, और फॉलिक एसिड का याद रखना है कि ये रिलेटेड होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन C। अच्छा, ये अब आप लोग अपने नॉलेज से चेक करें, मैं कहूँगा खुद आप लोग देखें कि विटामिन C कब ज्यादा होना चाहिए। कौन सा फ्रूट, आप लोगों को मुझे जहन में पता है कि कौन सा फ्रूट आ रहा होगा, बट आप लोग जो फ्रूट सोच रहे होंगे वो गलत है। द रीजन इज, आपने हमेशा याद रखना है कि ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट ये सिट्रस फ्रूट है नो डाउट, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ इनमें विटामिन C ज्यादा है। जो ये मैंने खुद डाला है उसकी रीजन ये है कि विटामिन C के रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वाइवा में भी, वैसे भी लाइफ में भी बहुत पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन C कब ज्यादा होगा, किस फ्रूट में ज्यादा है। तो इसमें ब्लैक करंट है, आप पढ़ रहे, ब्लैक करंट ये होता है, इसको कहते हैं काली किशमिश, ये आप देख रहे हैं सूखी हुई, इसके जैम्स बनते हैं, आप लोग जेलीज जैम्स, ये काफी खट्टी होती है, इस वजह से मतलब वैसे खाने होते हैं, इसके जैम जेलीज बनते हैं, लेकिन तब उसमें से विटामिन C ऑब्वियसली उसकी न्यूट्रिशन खत्म हो गई होती है। बट ये वैसे हमारे पास 4 टाइम्स, हमारे पास अगर ऑरेंज खाते हो, उसे 4 टाइम्स रिच होती है ये विटामिन C में। तो ये बात याद रखनी है कि विटामिन C के आप लोग अभी लाजमी देखना कि कौन कौन से फूड हमारे पास विटामिन C जिसमें ज्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज टॉक्सिक। सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप लोगों ने सोच के रखना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन वैसे टॉक्सिक नहीं होते। क्यों नहीं होते? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। आप विटामिन अगर ज्यादा लोगे ना, इसमें यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाना है, कोई मसला नहीं, इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती इतनी जल्दी। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, वो हमारे जब वो स्टोर हो जाएंगे ना तो उसकी वजह से हमारे पास उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन की टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व नहीं होती। बट एक विटामिन ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा जिसमें देखी जाती है कि इसकी टॉक्सिसिटी होगी, लेकिन वो वाटर सोल्यूबल है। सो इट इज पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6। विटामिन B6 की टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसके अलावा नायासिन की भी हो सकती है विच इज विटामिन B3। बट विटामिन B6 की हमेशा याद रखनी है, इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है,
और इसकी टॉक्सिसिटी का एक सबसे बड़ा नुकसान है, ये नर्व डैमेज इरिवर्सिबल करवाता है। हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसी टॉक्सिसिटी हो, कोई भी ऐसी मेडिसिन हो जो इरिवर्सिबल डैमेज करवा रही हो ना, वो हमेशा याद रखना होता है। बिकॉज इरिवर्सिबल मतलब है आप उसको पूरी जिंदगी के लिए मफलूज कर रहे हो उस चीज से। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पायरिडॉक्सिन कैन कॉज इट्स टॉक्सिसिटी। तो हमें इस मतलब ये हमने ज्यादा नहीं लेना, ये हमने हमेशा लेकिन नेक्स्ट है विटामिन B6 हमारे पास करवा रही है नर्व डैमेज, आप लोगों को बता रही है। सो नाउ कम्स टू द विटामिन डी। नाउ विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। सो विटामिन सी का याद रखना कि वो वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिकेट्स है, जो कि आप लोग बहुत पढ़ते हैं। रिकेट्स में आप लोगों ने हर चीज करनी है, आपको विटामिन डी फिंगर टिप्स में होना चाहिए। उसकी रीजन क्या है? एक क्लिनिकल सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो हमारे पास विटामिन बी से, विटामिन इसी में से आता है, विटामिन डी से। फैट सॉल्युबल में सबसे फेवरेट अगर विटामिन पूछेंगे ना तो वो विटामिन डी होता है, क्योंकि उसकी रीजन क्या है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसका राइट आंसर था इट रिक्वायर्ड इन द डाइट इंडिविजुअल विद लिमिटेड एक्सपोजर टू द सनलाइट। अब मैं थोड़ा सा आपको ना ऊपर बता देता हूँ, इन्होंने जो पहली 3 लफ्ज लिखे, अ 10 month old अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल। अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सी जगह पे देखा जाएगा, बहुत सी जगह पे देखा गया है कि जो रिकेट्स है ना वो खत्म हो गया बहुत सी दुनिया की जगहों में, बट कुछ जगहों पे रिकेट्स दोबारा से आ गया, और वो थे जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे। इधर रिकेट्स बहुत ज्यादा पाया जाने लग गया, तो इसलिए कहते हैं कि इनको ना साथ सप्लीमेंट्स भी देनी चाहिए। तो कहीं पे आप देखते हैं ना अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल, तो याद रखना विटामिन डी आप लोगों ने याद रखना, इनमें डेफिशिएंट होता है कि चांसेस होते हैं इनमें बहुत ज्यादा। तो अब इसको सनलाइट भी लगवानी होती है, आपको पता है विटामिन डी सनलाइट से भी आता है। असल में इनकी स्किन भी बहुत टैन होती है। सनलाइट आपने सुना होगा कि बच्चे जो होते हैं उनको कहते हैं कि सनलाइट में लेके जाएं, उनको सूरज की रोशनी लगवाएं। तो वो क्यों लगवाते हैं? ताकि उनकी जो ग्रोथ है बोन्स की वो प्रॉपर हो सके, बिकॉज विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। अगर आप विटामिन डी नहीं देते तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी, कैल्शियम की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो एज अ रिजल्ट बोन डैमेज होने के चांसेस है। तो आप लोगों ने विटामिन डी को अच्छे से करना है, तो इसका आंसर था डेल्टा। सो नाउ कम्स टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोग सिनेरियो खुद पढ़ें। अब इसमें 2 चीजें आप लोग, इसका आंसर बताता हूँ फिर मैं 2 ऑप्शन समझाता हूँ कि कोएंजाइम को सबस्ट्रेट क्या होता है, कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। इसका आंसर है कोएंजाइम को सबस्ट्रेट। तो कोएंजाइम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक आयंस होते हैं, और कोफैक्टर आपने देखा होगा कि मेटल आयंस को कहते हैं। एफएससी में जो आप पढ़ के आए हैं बड़ा कंफ्यूजिंग था, इधर हार्पर में पढ़ेंगे उधर से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लिपिन से पढ़ेंगे उधर से कंफ्यूज हो रहे होंगे। सो कीप इट सिंपल, कोएंजाइम ऑर्गेनिक के लिए होता है, और कोफैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो मेनली यूज होते हैं मेटल आयंस के लिए। अब जो कोएंजाइम की टर्म है, को सबस्ट्रेट का क्या मतलब है? जो NAD, ये ना स्मॉल ऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं। तो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब हमारे पास इरिवर्सिबली बाइंड होंगे तो हम उसको कहते हैं को सबस्ट्रेट। आप ये पढ़ें, को सबस्ट्रेट, अ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद एंजाइम, और जब वो एंजाइम को लीव कर रहे हैं तो वो चार्ज फॉर्म में लीव कर रहे हैं। तो पिछले में आप देख सकते हैं कि NAD पॉजिटिव की फॉर्म में वो लीव कर रहा था। आपने 2 पढ़े होंगे विटामिन, एक में पढ़ा होगा FAD के बारे में पढ़ा होगा, एक NAD के बारे में पढ़ा होगा। दे आर कोएंजाइम्स, और वो कोएंजाइम्स हैं। नेक्स्ट कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कहते हैं तो वो स्मॉल होते हैं, बट ये परमानेंटली अटैच होते हैं। अब याद रखना है, अगर टेम्परेरीली अटैच होंगे और जब वो लीव करेंगे अपने सबस्ट्रेट को तो वो अपने चार्ज फॉर्म में जाते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, बट परमानेंटली एंजाइम के साथ वो लग जाते हैं। बाद में वो रीजनल फॉर्म में चल जाते हैं, बट परमानेंटली अटैच हो जाते हैं। और cofactor are the metal ions. So these are the 3 different terms which you have to know. Next, again, a clinical MCQ. A patient came to the OPD with a history of the periodontal disease. The symptoms are painful chewing,
loosening of teeth, swollen and bleeding gums, which vitamin is most likely deficient in such patient. तो कौन सा विटामिन ये सारा दिखा रहा है? ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी मेनली हो रही है, एस्कॉर्बिक एसिड जो इसका दूसरा नाम है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी में मेनली हमारे पास क्या होता है? स्कर्वी। तो इसमें स्कर्वी के ये सारे सिम्टम्स हैं। तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? उसमें होता है कि लूजनिंग ऑफ द गम, जिंजिवाइटिस, और ये सारे उसमें सिम्टम्स नजर आते हैं। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी नजर आ रही होती है। तो ये सारे एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। A 10-year-old presents with the vomiting, sweating, drooling, and decreased heart rate. His friend stated that he was in a cornfield when it was sprayed by a crop duster. अब इस MCQ से मैं 2 से 3 चीजें बताऊंगा, उसमें वो आपने हमेशा याद रखनी। ये इन्होंने एंजाइम के हिसाब से पूछा, इसको मैं विटामिन से भी रिलेट करूंगा। फिर उसके बाद विटामिन से इसमें याद रखना है, इसने कहा ऑर्गेनोफॉस्फेट के डेरिवेटिव। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ना हमारे पास इरिवर्सिबली अटैच होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के साथ। अब आप लोगों ने एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम पढ़ा हुआ है कि कहाँ पे होता है? एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम का फंक्शन होता है कि वो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है। अब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को इरिवर्सिबल अगर हम इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होगा? एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन हमारी कंडीशन, तो हमारे पास उसमें हम क्या करते होते हैं? तो हमने इसके कुछ चेंजर्स है जो हम यूज कर सकते हैं। बट ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग इस तरह की पॉइजनिंग है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट विल डाई। उसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ड्रूलिंग ऑफ द ड्रूलिंग होने लग जाएगी। उसके पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देती है। इस पेशेंट, ये जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो इस पेशेंट को नहलाया जाता है, क्योंकि जो ये स्किन के थ्रू गया है। आप देख रहे हैं अ 10-year प्रेजेंट विद वॉमिटिंग, स्वेटिंग, ड्रूलिंग एंड डिक्रीज हार्ट रेट, ये सारे पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट होते हैं। अब ये जो स्प्रे होती है ना, ये स्प्रे स्किन के थ्रू जाती है, तो उसको नहलाया जाता है, प्रॉपर सारी बॉडी को अच्छी तरह धोया जाता है, ताकि जो वहां पे हमारे पास पॉइजन है, इसको पॉइजन, ये पॉइजन है एक तरह से, ताकि उसको हम रिमूव कर सकें। तो जब वो रिमूव हो जाएगी तो इफेक्ट्स खत्म हो सकते हैं। बाकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल होता है। तो ये मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन किया क्योंकि ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। वी आर लिविंग इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और आपको पता है कि यहाँ पे स्प्रेज होती है, और स्प्रेज में ये ऑर्गेनोफॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। किसान अगर इस ऐसे सिम्टम्स के साथ आता है तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, और ये कॉमन चीज है। नाउ कम्स टू द सीरम AST इज नॉट कैरेक्टरिस्टिकली एलिवेटेड। अब AST आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा लिवर डिजीज के रिलेटेड, तो आप लोगों को लिवर के रिलेटेड तो पता होगा, बट जरूरी नहीं कि एक मार्कर अगर लिवर में है तो वो सिर्फ लिवर के सेल्स में होगा। वो एंजाइम और डिफरेंट सेल्स में भी हो सकता है, वो हार्ट में भी हो सकता है, वो कहीं और भी हो सकता है, वो डिफरेंट आपके ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो सकता है। तो याद रखना है कि सिर्फ उसको एक ऑर्गन से कभी भी एसोसिएट नहीं करना। कुछ होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ एक ऑर्गन में होते हैं, और वो हमेशा हमारे पास बेटर मार्कर्स होते हैं। अब AST हमारे पास ना पहले तीनों ऑप्शन में प्रेजेंट है, पेप्टिक अल्सर में हमें नहीं होगा, यानी ये स्टमक में नहीं होता, ये हमारे पास हार्ट में भी प्रेजेंट होता है, ये लिवर में भी होता है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी होता है। अब हम इसका जो आपको मैं आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा वो आप लोग आगे देखना, उसमें मैं बताऊंगा, वो इधर भी मैं बता दूंगा। जो AST और ALT लेवल है, आप देखते हैं हेपेटाइटिस में खास तौर पे अगर किसी को जॉन्डस हुआ है, एकदम जॉन्डस हो गया, कहते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है या हेपेटाइटिस A हुआ है, तो आप उसके टेस्ट करवाते हैं, ALT और AST लेवल चेक करते हैं। ALP भी होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो AST उसमें होता है वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता है, ALT इज मोर स्पेसिफिक। तो याद रखनी है कि लीवर का बायोमार्कर अगर, एंजाइम मार्कर अगर पूछा जाए कि ज्यादा स्पेसिफिक ALT है या AST है, तो ALT इज मोर स्पेसिफिक, AST इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी ज्यादा हो जाता है।
आप ना फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ, कार्डियोलॉजी के वार्ड में जाते हो, अब कार्डियोलॉजी के वार्ड में जाते हो और आप चेक करते हो कि उसका CKMB भी ज्यादा है, उसका ट्रोपोनिन आई भी ज्यादा है, आप उसकी लिवर की LFTs करवाए होते हैं, आप वो चेक करते हो, उसका ALT नॉर्मल है बट AST ज्यादा है, तो आपने इस सोच में नहीं चले जाना कि उसका, आपने इस सोच में कभी भी नहीं चले जाना कि इसको शायद लिवर की डिजीज है, क्योंकि AST इज नॉट अ स्पेसिफाइड मार्कर, हो सकता है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से ज्यादा है, ALT नॉर्मल है, आप ALP करवा लो, बाकी और टेस्ट होते हैं वो करवा लो, तो ये एंजाइम मार्कर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंस है जो मैं आप लोगों को बता दिया है, आपको अब खुद आइडिया हो जाना चाहिए। LDH का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, LDH1 हार्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ज्यादा होता है और लिवर में LDH5, तो बोथ A एंड C इधर आंसर होगा, तो ये पीछे आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी, सो इसके सिम्टम्स ग्लोसाइटिस और स्टोमेटाइटिस दोनों होते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों हमारे पास इसमें आप लोग को सिम्टम नजर आ जाते हैं, तो इसके आप सिम्टम्स जस्ट याद कर लेना, ये मैंने अदर विटामिन भी डाला है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट याद करना। क्रोनिक अल्कोहलिज्म भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। अब क्रोनिक अल्कोहलिज्म ने कहाँ कहाँ पे आपको डेफिशिएंसी दिखा दी, राइबोफ्लाविन की डेफिशिएंसी भी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी आप लोगों ने, सॉरी विटामिन C की और विटामिन B1 की, तो याद रखना विटामिन B1 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बारबिचुरेट्स ये थोड़ी सिडेटिव्स टाइप होती हैं, तो ये आप लोगों ने नेम याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, तो बारबिचुरेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट अगेन, इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें सारे जो सिम्टम्स है वो हमारे पास विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, इसको आप एक बार पॉज करके बाद में देख सकते हैं। ये सारी जो एटेक्सिया है, मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया था, ये विटामिन B1 वाले हैं। इसका आंसर है इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ फंडामेंटल कोएंजाइम, सो योर थायामीन इज बेसिकली आल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम, हमारे पास जो विटामिन B1 है ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट कर सकता है, तो याद रखना है। अब विटामिन B1 की जो ये बातें बताने लगा हूं, ये हमेशा याद रखना, ये MCQ पॉइंट है। सबसे पहले विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की दो डिजीजेस, बेरी-बेरी एंड वर्निक-कोर्सैकोफ सिंड्रोम, ये दो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें सबसे पहली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेरी-बेरी, ये हमारे पास पॉलिश्ड राइस खाने से होती है, और वर्निक-कोर्सैकोफ सिंड्रोम अगर पूछे तो वो अल्कोहलिक्स को होती है, ये इनका ये याद रखना है। फिर बेरी-बेरी दो टाइप्स की होती है, ड्राई बेरी-बेरी और एक वेट बेरी-बेरी, इसको याद रखना। फिर वर्निक-कोर्सैकोफ सिंड्रोम के याद रखना है, इसमें हमारे पास ये आई बॉल की टू फ्रो मूवमेंट, एटेक्सिया, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, फॉलिंग मूवमेंट, इस तरह की सारी चीजें होगी। स्लड स्पीच, मतलब वो ऐसे इस तरह लड़खड़ा के बोल रहा होगा, उससे बोल नहीं हो रहा होगा प्रॉपर, तो बस लड़खड़ाना याद रख लें, आपको याद आ जाएगा, ये वो सारी चीज, सारे सिम्टम्स वही होते हैं, तो ये याद रखना है। नाउ कम्स टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सो इसका आंसर आपको पता है, विटामिन B12 का आप लोगों ने देखा होगा, DNA मैच्योरेशन प्रॉपर रिक्वायर के लिए प्रॉपर रिक्वायर होता है ये, तो ये हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया भी हो सकता है, तो इसमें बोथ A एंड B, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्नीशियस एनीमिया एंड द मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज अ ब्रॉड टर्म, अगर आप सारी बिल्कुल जिसमें MCV, जिसमें सेल का साइज ज्यादा हो RBC का, वो मेगैलोब्लास्टिक है, इट्स अ ब्रॉड टर्म। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होगी तब भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, विटामिन B12 की होगी तब भी मेगैलोब्लास्टिक होता है, बट पर्नीशियस एनीमिया इज अ स्पेसिफिक टर्म। Pernicious anemia is a type of megaloblastic anemia which is caused by deficiency of the intrinsic factor. अब pernicious anemia तब होगा जब intrinsic factor की deficiency हो। Intrinsic factor is released by the parietal cell of the stomach. So a person undergo gastrectomy, यानी उस बंदे का स्टमक रिमूव किया गया होगा, तो उस बंदे में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली, और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी आप लोगों ने याद रखना है, बस ये आप लोग पर नीचे एनीमिया में होगा याद। नेक्स्ट, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ विटामिन B12, आपने को मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन B12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें मिथाइल मेलोनिक एसिड हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट होता है। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी में मेनली जो होता है होमोसिस्टीन सिक्रीट हो रहा होगा और हमारे पास मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल होगा, so this you have to remember all these things.
mark the incorrect statement about the ascorbic acid. So ascorbic acid के बारे में जो बीटा स्टेटमेंट है वो गलत है, और वो स्टेटमेंट है कि सिंथेसाइज होता है बॉडी में, जो कि गलत बात है, क्योंकि मैंने बताया कि विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द डाइटरी सोर्सेज. So you have to take proper nutrition to maintain the vitamin level in your body. So now comes to other points. तो ये बाकी points सही है. इसमें जो डेल्टा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चार्ली भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी ये चार्ली की वजह से बेसिकली हमारे पास स्कर्वी करवा रही होती है कि हाइड्रोक्सिलेशन में विटामिन सी रिक्वायर होता है. तो कनेक्टिव टिश्यू अगर प्रॉपर नहीं बनेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, इफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट फॉर्मिंग तो ब्लीडिंग हो सकती है, हमारी ये गम्स, जिंजवाइटिस, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सब कुछ हो सकता है. And antioxidant property is very important because antioxidant protect our body against the free radicals and it protects us against the cancer. तो आपको अगर कोई कहे ना कि ये कोई मतलब ऑरेंज खा रहा है तो ये आपको कैंसर से बचा रहा है, तो यस, बिकॉज ऑरेंज में विटामिन सी होगा, वो एंटीऑक्सीडेंट है. एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कैंसर. सो यू हैव टू टेक द डाइट जिसमें इस तरह की चीजें हो या कैंसर से आपको प्रोटेक्ट करती हैं. एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है आपके बॉडी में. सो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी एलिमेंट विच इज एंटीऑक्सीडेंट. यू हैव टू नो दैट विटामिन सी, beta carotene and the vitamin E has antioxidant activity. So these are important things. So vitamin C का ये बात याद रखनी है. So the next is a biochemical indication of vitamin B12 deficiency can be obtained by the measuring. तो ये मिथाइल मेलोनिक एसिड. और इसके अलावा एक पॉइंट इधर आई थिंक नजर नहीं मुझे आ रहा, मैंने ऐड किया था, वो याद रखना है जो विटामिन B6 होता है, पायरिडॉक्सिन. अगर आप ज्यादा कॉर्न खाते हैं, कॉर्न ज्यादा, जो छल्ली जिसको कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा खाने की वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है. विटामिन B6 जो है ना, जो प्लेग्रा होता है, वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, वो ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है. सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर. सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करूँ विटामिन्स के रिलेटेड और एंजाइम्स के रिलेटेड, जो कि हमेशा ज़िंदगी में भी काम आए आप लोगों को, जिसका आगे ज़िंदगी में भी फ़ायदा हो. सो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा. आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. आई होप इसका कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर आगे फ़ायदा होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट. So if you want to see the complete video और आपको अगर अभी कोई क्यूरी है, you can, I will post it in on my YouTube channel as well. You can see there. क्योंकि इसमें मैंने बहुत से पॉइंट्स बताए हैं जो कि आप लोग जब प्रोफ में बैठे होंगे ना, आपके पास कोई MCQs आएगा तो आपको उसी टाइम याद आएगा, हाँ ये चीज़ बताई थी, बिकॉज यही वाले आप लोग MCQs देखेंगे कि आएंगे. और विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोफ पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें से सबसे ज़्यादा MCQs और 1.5 SCQ आना है. तो आई होप आप लोग को इससे फ़ायदा हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच.